हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के जो 500 एमसीक्यूज की सीरीज हम स्टार्ट किए थे, आज उसका ये सेकंड पार्ट है। और इसमें हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो आरआरबी एएलपी 2018 में पूछे गए थे। और इसके पीडीएफ का लेकर के काफ़ी लोगों को है कि पीडीएफ नहीं इसका मिलता, तो मैं इसका फ्री पीडीएफ आपको नीचे एक टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ, जिसमें जा करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और ये पीडीएफ जो होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा लिखा हुआ सब कुछ है, वही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। बाकी ये आपका बाइलिंगुअल चल रहा है, मैं इसको एक्सप्लेन करते चल रहा हूँ, तो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें आपको ये हेल्पफुल होगा। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ और मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द रेप्टाइल क्लास। तो इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो सरीसृप वर्ग से नहीं है? तो जो टर्टल है, कछुआ, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ, स्नैक, सांप, ये तीनों के तीनों आपके रेप्टाइल क्लास के ही हैं, यानी जो रेंग करके चलते हैं। लेकिन जो टोड है वो आपका एम्फीबियन है। ठीक है, एम्फीबियन, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोंड देखिए, या फिर जो मेढक, ये आपके एम्फीबियंस होते हैं। मेढक और टोंड एक ही जैसे होते हैं, बस इनमें कुछ डिफरेंस होता है। जैसे टोंड का जो स्किन होता है वो थोड़ा रफ होता है, ठीक है, रफ। और यही चीज़ मेढक में क्या होता है, इसका जो स्किन होता है वो थोड़ा स्मूथ होता है। तो कुछ डिफरेंस होता है, बट एक ही जैसे होते हैं मेढक और टोंड। ये आपके एम्फीबियंस क्लास से आते हैं। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इनके हार्ट में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं। जैसे मैमल्स, जिसमें हम लोग भी आते हैं, तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। तो जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। बर्ड्स यानी पक्षी में के भी हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। और रेप्टाइल्स के हार्ट में 3 ही चैम्बर होते हैं। और एम्फीबियंस के भी हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं। और जो फिशेस, जितनी मछलियाँ होती हैं, मत्स्य वर्ग के जितने भी जानवर होते हैं, उनके हार्ट में केवल 2 ही चैम्बर होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ है। आगे है कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ ड्राई HCl गैस ऑन ड्राई लिटमस पेपर। तो शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होगी? तो देखिए, मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताया था, नीला अंबर। नीला अंबर यानी अंबर से अम्ल, और नी से नीला, और इसका जो लास्ट है ला से लाल। यानी जब आप एसिड का, अम्ल का एक्वस सोल्यूशन लेते हो, एक्वस सोल्यूशन, तो उसमें जो नीला लिटमस पेपर होता है वो लाल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एसिड के केस में है। तो अगर आपको एक याद हो गया तो दूसरा याद करने की जरूरत है नहीं। बेस में ठीक उल्टा हो जाएगा, क्षार में लाल लिटमस पेपर नीले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप बस नीला अंबर याद रखिए। लेकिन ध्यान दीजिए, ये एक्वस सोल्यूशन के लिए है। अब ये आपका क्या है, ड्राई HCl है। ये आपका एसिडिक तो जरूर है, बट ड्राई HCl है। तो शुष्क लिटमस पेपर के केस में, चाहे वो नीला लिटमस पेपर हो या लाल लिटमस पेपर, ये अपना रंग नहीं बदलेगा। ठीक है, सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्लू और रेड लिटमस पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर, राइट। आगे है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड वेव इज 4 किलोहर्ट्ज एंड वेवलेंथ इज 40 सेंटीमीटर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर द साउंड वेव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 3.2 किलोमीटर। तो देखिए, अगर कोई भी वेव है, उस वेव का अगर आपको स्पीड पता है तो आप बता सकते हो कि वो कितना भी किलोमीटर कितने सेकंड में कवर करेगा। तो आपको पता होगा c इज इक्वल्स टू लेमडा एफ। ये क्या होता है, c आपका स्पीड होता है लाइट का वैक्यूम में। लेकिन अगर यहीं पर कोई और वेव है, उसकी स्पीड जानी है, तो वो सिंपली v इज इक्वल्स टू लेमडा एफ हो जाता है। और ये जो लेमडा होता है वो और कुछ नहीं, बल्कि जो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट होते हैं उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस, इसी को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। तो स्पीड निकाल लो इस वेव का, आसानी से आ जाएगा। लेमडा हमको गिवन है 40 सेंटीमीटर, तो आप इसको इसके एसआई यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 40/100 कर लो इसको। और फ्रीक्वेंसी भी आपको किलो हर्ट्ज में गिवन है, तो आप इसको हर्ट्ज में कर लो, तो 4 किलो हर्ट्ज 4000 हर्ट्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये 2 जीरो से 2 जीरो अगर चला गया तो ये आपका आ जाएगा 1600, ये मीटर पर सेकेंड में आएगा जो आपकी स्पीड है। तो सोचिए कि 1600 मीटर ये 1 सेकेंड में कवर कर रहा है डिस्टेंस। तो इसको हम लोग किलोमीटर में लिखेंगे, तो ये 1.6 किलोमीटर 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो 3.2 किलोमीटर, ठीक इसका दुगना 2 सेकेंड में कवर करेगा। तो 2 सेकेंड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी हमारा सही आंसर है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा गलत है? तो पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर इन स्टेबल स्टेट। ये जो पदार्थों के कण होते हैं वो स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है। एक्चुअली आपका जो सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो या फिर लिक्विड स्टेट में हो या फिर आपका गैसियस स्टेट में हो। वैसे भी गैसियस या लिक्विड स्टेट में तो आपको पता ही होगा कि ये हमेशा चलते फिरते रहते हैं। बट सॉलिड स्टेट में भी ये कंपन करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेशन होता रहता है। ठीक है,
तो ये स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं। यही हमारा गलत है। इसका मतलब तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि देयर इज एम्प्टी स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, बिल्कुल होता है। और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, छोटे होते हैं, और इनके बीच एक दूसरे को आकर्षण करने की क्षमता होती है, मतलब अट्रैक्ट करने की क्षमता होती है। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, सो डी भी हमारा करेक्ट है। तो यही हमारा गलत था, इस वजह से ये सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। आगे है कि व्हाट हैपेंस टू द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट फॉल्स फ्रॉम अ हाइट। अब ये मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट हाइट से गिर रही होती है, किसी ऊंचाई से गिर रही होती है, यहाँ पर ये हाइट पर ऑब्जेक्ट है और ये नीचे अगर गिर रही है, तो इसमें हाइट पर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपका जो बांध होता है, बांध में जो पानी स्टोर होता है इसके पीछे, उसमें कौन सी एनर्जी होती है अगर कोई पूछे तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये ऊंचाई पर होगा और फिर ये नीचे पानी गिरने लगता है जब बांध को खोल दिया जाता है। तो जब ये इसमें स्टोर रहता है बांध में, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और ये मैक्सिमम होती है यहाँ पर। जैसे ही बांध को खोला जाएगा और पानी नीचे गिरने लगेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे इसका कम होने लगता है जो पानी था, और यहीं से काइनेटिक एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे ये पानी गिरेगा, पोटेंशियल एनर्जी कम होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, और आप देखोगे कि जब ये ग्राउंड को टच करेगी तो जस्ट इस इंस्टेंट पर काइनेटिक एनर्जी अब मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी जो कम हो रही थी वो अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख लो, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे गिराते हैं हाइट से, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम होने लगती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है। आगे है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन एटम। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कोई भी एलिमेंट जब हम लिखते हैं तो नीचे हम लोग उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर एटॉमिक मास लिखते हैं। और किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इनका जो सम होता है, यही हमारा होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो आपका क्या है? 7 है। और ये जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। और जो यहाँ पर ऊपर होता है ये हमारा क्या है? एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। तो अब आप देख लो कि P+N ये हमारा क्या है? एटॉमिक मास। ठीक है, तो एटॉमिक मास हमारा गिवन है 14, और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हमारा एटॉमिक नंबर के बराबर है, वो पता है हमको 7। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? N=7 हो जाएगा। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको डिनोट भी करते होगे एटॉमिक मास को ए से और इसको जेड से, तो ये इतना करने की जरूरत नहीं है, आप भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना जानो कि इनमें न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इनका जो सम होता है वो एटॉमिक मास होता है। सॉरी, यहाँ पर एटॉमिक मास होता है, राइट। आगे है द वेट ऑफ अ बॉय ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 300 न्यूटन, व्हाट विल बी द वेट ऑफ द सेम बॉय ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये तो आपको डायरेक्ट टिक कर देना चाहिए था, 1800 न्यूटन। ठीक है, डायरेक्ट आपको आंसर ऐसे टिक कर देना है। क्यों? क्योंकि जो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है gm, अगर इसको हम माने तो अर्थ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ होता है। ठीक है, यानी कि GE जो होगा हमारा 6 टाइम ऑफ gm होगा। जो पृथ्वी पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा वो 6 गुना होगा। तो आप जानते हो कि जो वेट होता है वो और कुछ नहीं बल्कि mg, ये एक तरीके का फोर्स है। किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेट आपसे पूछे भार कितना है, तो आपको उसका वजन नहीं बताना है कितना किलोग्राम। वेट एक्चुअली ऐसे नीचे की तरफ काम करता है, और इसके नीचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसका जो मास और ये जो जी है ये मिल करके इसका वेट बनाते हैं। एक तरीके का फोर्स ही है जिसकी यूनिट क्या है? न्यूटन है। ठीक है, तो ये हमारा गिवन है 300 न्यूटन। ठीक है, ये gm है लेकिन यहाँ पर यानी मून पर है, मून पर 300 न्यूटन दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो GE है वो 6 टाइम हो जाएगा। तो gm पे ही केवल डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मास जो है वो तो चेंज होगा नहीं, चाहे आप मून पर रहो चाहे आप अर्थ पे रहो। चेंज क्या होगा? केवल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये 6 टाइम हो जा रहा है अर्थ पे आकर के, इस वजह से जो आपका अर्थ पे वेट होगा वो 300 गुणे 6 हो जाएगा और ये 1800 न्यूटन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बी हमारा करेक्ट आंसर। आगे है कि व्हाट इज द एबिलिटी टू डू वर्क कॉल्ड, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। डी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ये तो। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वॉलंटरी एक्शन। अब देखिए इनमें से कौन सा ऐच्छिक कार्य नहीं है ये पूछा है। तो एक आपका वॉलंटरी और एक आपका इनवॉलंटरी एक्शन होता है। वॉलंटरी बोले तो जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, जो हम अपने आप से कर सकते हैं, मन किया तो करे या फिर नहीं करें,
मुट्ठी को बंद करना, क्लेंचिंग ऑफ द फिस्ट, या फिर एक कुर्सी को चलाना, या फिर किसी ऑब्जेक्ट को लेना या देना या इधर उधर रखना, ये सब हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, या मन किया तो नहीं भी करेंगे। तो इन पे हमारा कंट्रोल है, ये हमारे वॉलंटरी एक्शंस हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, जैसे हार्ट बीटिंग, तो ये हमारा इनवॉलंटरी एक्शन हो जाएगा। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे कि नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे हार्ट बीट को मैं रोक सकता हूँ, तो रोक के देख लीजिए। अगर आप इसको रोकते हो तो फिर आप उठोगे नहीं बल्कि उठ जाओगे, यानी भगवान के पास चले जाओगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, फिर अगले जन्म में मुलाकात होगा। तो हार्ट बीटिंग ये आपका इनवॉलंटरी एक्शन है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी जितनी चीजें जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं है वो हमारे इनवॉलंटरी हो जाएंगे। जैसे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ब्रीदिंग है, डाइजेशन है, हार्ट बीटिंग है, आई रिफ्लक्स है, सलाइवेशन है यानी लार का आना, आई रिफ्लक्स मतलब जो आपके पलकें झपकती हैं यानी आंखों में जो चेंज आता है वो, यूरिनेशन यानी कि जो आप मलमूत्र मूत्र को जो त्यागते हो ना, मूत्र को स्पेशली, उसके बारे में हो रहा है। तो ये सब आपके क्या हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। बाकी वॉलंटरी एक्शंस तो आपको पता ही है, जो आप खुद कर सकते हो, जो आपके कंट्रोल में हो। अब सांस भी देखिए रोक सकते हो, लेकिन कुछ हद तक ही रोक सकते हो, ज्यादा अगर आपने रोका तो फिर वही चीज है कि अगले जन्म में मुलाकात होगी। आगे है द यूनिट ऑफ पावर यूज्ड इन इंडस्ट्री इज, तो ये भी आपको पता है सिंपली। वैसे तो पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है, वाट या फिर किलो वाट कह लो, और जूल जो है वो एनर्जी की है। बट जो इंडस्ट्री में आप देखोगे बड़े बड़ी मशीनें जो होती हैं उन पे हार्स पावर लिखा होता है। तो उद्योग में प्रयुक्त जो शक्ति की इकाई होती है वो हार्स पावर होती है, और 1 हार्स पावर ये किसके बराबर होता है, 746 वाट के, ठीक है। और ये आपका कहलाता है अश्वशक्ति हिंदी में, ठीक है। तो एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। आगे है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है, तो फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। सो इतना सस्ता सवाल कौन पूछता है। कंपाउंड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स को अगर कंबाइन करते हो तो ये कंपाउंड बन जाता है। आई थिंक कि जिनके भी ये पेपर में आया होगा जिस शिफ्ट में, उनके तो मजे ही होंगे। यानी ये भी देखिए आपका कि व्हाट इज एफ इक्वल टू इन द इक्वेशन ऑफ फोर्स, तो एफ सबको पता है ये क्या होता है हमारा m इंटू ए, ठीक है। सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। हालांकि जिस भी शिफ्ट में पूछा होगा उनके भले ही मजे हो गए होंगे, लेकिन फिर जब नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा ना, नॉर्मलाइजेशन भी एक चीज होती है, तो इसमें क्या हुआ होगा कि उनके सजा हो गया होगा, जो ये मजा था वो सजा में बदल गया होगा। तो इजी तो है बट नॉर्मलाइजेशन में ये आपका कम हो जाता है, आपके नंबर कम हो जाते हैं। आगे है कि हु प्रोवाइडेड द फॉलोइंग रूल, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। तो ये आपका सिंपल सी बात है कि ये जो रूल दिया था कि तत्वों के जो गुणधर्म है उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवधिक फलन होगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये मेंडलीव साहब ने दिया था, ठीक है। डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मेंडलीव को ही हम लोग फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं। और बाकी जो न्यूलैंड है, न्यूलैंड का एक अष्टक रूल था कि जो म्यूजिक के 7 सुर होते हैं, तो जैसे वो 7 सुर के बाद फिर से वही वाला सुर आता है आपका, ऐसे ही एलिमेंट्स में भी था कि 7 के बाद आपका 8वां जो एलिमेंट आएगा तो पहले का उससे प्रॉपर्टी सेम होगा। ये न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल था। बाकी डोबराइनर का ट्रायड्स था, जो कि आपका बताता था कि जो पहला एलिमेंट है और जो तीसरा एलिमेंट था, इनका ट्रायड्स यानी कि त्रिक का जो नियम था, लिथियम हो गया आपका, सोडियम हो गया और पोटेशियम, यानी कि पहला और जो तीसरा एलिमेंट है इनके एटॉमिक मास का जो एवरेज है वो सेकेंड वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो चाहे न्यूलैंड हो गए, डोबराइनर या मेंडलीव, इनका जो भी प्रॉपर्टी था, जो भी इन्होंने रूल बनाए थे, वो बनाए थे एटॉमिक मास पे बेस्ड, ठीक है, एटॉमिक मास। लेकिन मोजले साहब आए और इन्हीं की जो पीरियोडिक टेबल था इनको सिंपली अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे बेस्ड, ठीक है। सो अगर आपसे पूछे कि किसने पीरियोडिक टेबल को खोजा तो आप मेंडलीव बताइएगा। केवल अरेंज किसने किया उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर पे, वो मोजले ने किया था, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस को कौन बनाए रखता है, यानी विभवांतर को। तो देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है, जो आपका वोल्ट मीटर है और अमीटर, ये सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं। अमीटर करंट को मेजर करता है, और कैसे मेजर करता है तो ये सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड होता है। और वोल्ट मीटर वोल्टेज को मेजर करेगा, और ये कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है सर्किट में। मेन ये चीज़ है कि किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में। और जो वोल्ट मीटर होता है ये भी आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है, यानी उनके डायरेक्शन को भी बता देता है, ठीक है, कि
किधर करंट फ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज जैसे माइक्रो एम्पियर, माइक्रो वोल्ट, ठीक है। तो इतने छोटे छोटे जो मतलब रीडिंग होते हैं उनको मेजर करने के काम में आता है गैल्वेनोमीटर। इसमें भी वही चीज़ होता है कि अगर करंट मेजर कर रहे हैं तो इसको सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, और वोल्टेज कर रहे हो तो आप पैरेलल में। बाकी ये जो बैटरी है, ये जो सेल और बैटरी है, ये हमारा जैसे यहाँ पर अगर आप एक बैटरी लगा दो, ठीक है, इसका प्लस माइनस, तो ये हमारा सर्किट में इस वोल्टेज को, जो विभवांतर होता है यहाँ पर प्लस और माइनस, इसको मेंटेन रखने में मदद करती है, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन मेटलर्जी। अब देखिए मेटलर्जी क्या होता है कि किसी भी अयस्क से धातुओं को निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटलर्जी, ठीक है। तो जैसे नीचे पृथ्वी के अंदर कई सारे मेटल्स हैं, तो उसमें क्या होगा कि सॉयल होंगे, मिट्टी होंगी, और लाइम स्टोन होंगे, संगमरमर वगैरह, जो भी रॉक्स, जो पत्थर होते हैं वो मिक्स होंगे, तो उनसे मेटल्स को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है, यानी मेटल्स को आप पहले किसी भट्टी में ले जाओ, ठीक है, वहां से कुछ प्रोसेस करके उनको बाहर निकालो, तो उसको हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक एलोट्रॉप है कार्बन का जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है मेटलर्जी में, तो ये आपका है कोक। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं, चारकोल हो गया, कार्बन ब्लैक या फिर ग्रेफाइट, ये सारे के सारे एलोट्रॉप हैं कार्बन के, बट ये जो कोक है वो रिड्यूसिंग एजेंट है मेटलर्जी में। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है। तो क्रिस्टलाइन जो फॉर्म में होते हैं वो आपके तीन ही होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। बाकी नॉन क्रिस्टलाइन आपके एलोट्रॉप्स जो होते हैं कार्बन के, उसमें कोल होता है, चारकोल होता है, कोक होता है, और ये कार्बन ब्लैक आप कह लो इसको, ठीक है। तो कोल, चारकोल और कोक ये सब प्योर फॉर्म में नहीं होते, जबकि डायमंड जो होता है वो प्योर फॉर्म में होता है। ग्रेफाइट, डायमंड और फ्लोरीन ये कार्बन के प्योर एलोट्रॉप हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म में कहते हैं। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट था मेटलर्जी में, डी ऑप्शन करेक्ट था। आगे है कि व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर कॉल्ड। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये पहले ही लेक्चर का पहला ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। कार्पल कहते हैं, हिंदी में अंडप कहते हैं। ये आपका जो दिख रहा है यहाँ पर बीच वाला, ये आपका फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये इस फूल में देखिए मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग स्टेमन कहते हैं, स्टेमन, ठीक है, STAMEN, स्टेमन। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग कहते हैं कार्पल, या फिर इसी को हम लोग पिस्टिल भी कहते हैं, पिस्टिल, या फिर इसी को गाइनोसियम, जायांग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सब नाम जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। स्टेमन इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, ये पुंकेसर हिंदी में। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग एंथर कहते हैं, और इसके नीचे ये जो आपको डंठी जैसी दिख रही है इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं। और ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसमें भी आपका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम स्टिग्मा कहते हैं, और ये जो बीच वाला पार्ट है इसको स्टाइल कहते हैं, और ये जो नीचे वाला पार्ट इसे हम ओवरी कहते हैं, यानी अंडाशय, सॉरी क्या कहते हैं इसको, अंडाशय ही कहते हैं हिंदी में, ठीक है। और बाकी इसमें ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं इसको हम लोग ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। जो सेपल है वो आप देख सकते हो, जो इसका पत्ती वाला पार्ट है इसको हम लोग सेपल कहते हैं, या बाहरी दल कहते हैं, ठीक है, वहां दल कहते हैं। आगे है कि साउंड कैन नॉट पास थ्रू। तो सिंपल सी बात है, कितना इजी पेपर बना था आपका कि ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकता है। तो साउंड वेव जो होता है ना, साउंड, इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। अगर आप इसको वैक्यूम में टहलाओगे तो यह नहीं चलेगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा एक मैकेनिकल वेव है, जितने मैकेनिकल वेव होते हैं उनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जबकि वहीं पर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता, ठीक है, तो इसको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी। जैसे आपका लाइट हो गया, ठीक है, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होगी, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, वैक्यूम में नहीं चल सकता है। बाकी सबसे ज्यादा किसमें ट्रेवल करता है, सॉलिड में, और उसके बाद आपका लिक्विड, उसके बाद आपका गैस, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, या फिर आप एयर कह लो इसको, सॉलिड, लिक्विड, एयर। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, यानी निम्नलिखित में से किसका पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। तो ये तो काफी कॉमन सा एग्जांपल है। आप अगर पढ़ रहे होगे अपने स्कूलों में तो भी आप देखते हो कि वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का कितना यूज किया जाता है पानी को
डिसइंफेक्ट होने से बचाने के सॉरी मतलब इन्फेक्ट होने से बचाने के लिए, तो कीटाणु रहित करने के लिए जो पीने वाला पानी होता है किसी टंकी वगैरह में हम लोग क्या डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि आपका होता है CaOCl2। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी बेकिंग जो सोडा होता है वो आपका क्या होता है, और वॉशिंग सोडा ये क्या होता है, ये आपका होता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा में बी लगा है तो इसमें बाई आ जाएगा, यानी सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और बेकिंग पाउडर फिर क्या होता है, इसी जो बेकिंग सोडा है इसमें अगर हम लोग कोई एक एडिबल एसिड मिला दें, जैसे आपका टार्टरिक एसिड होता है, इसको मिला दें तो ये आपका बन जाता है बेकिंग पाउडर। ठीक है, और ये आप ध्यान रखिएगा, इसको वॉशिंग सोडा यानी Na2CO3 और NaHCO3 ये बेकिंग सोडा हो गया। आगे है कि अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट रीचेज अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स assuming uniform acceleration, what will be the distance covered by the train during this time? तो काफी इजी क्वेश्चन है, हमको पता है यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी यू जो होगा इनिशियल स्पीड वो 0 हो जाएगा, और रीचेज स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर यानी फाइनल वेलोसिटी जो इसकी हो जाएगी वो 90 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, सबको मीटर में ही रखते हैं। तो मीटर में बदलने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हो, अगर छोटे यूनिट में आ रहे हो तो। बड़े में जाते तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते, ये आपको पता होगा। तो 18×5 = 90 यानी 5×5 = 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड अब बदल गया ये। ठीक है, और बाकी टाइम आपको गिवन है, कितने टाइम में ऐसा हो रहा है, 5 मिनट में, तो इसको भी सेकेंड में बदल लिया हमने 60 से गुणा करके। अब एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए है जो कि यूनिफॉर्म है, ठीक है, हमेशा 5 मिनट तक। अब हमसे डिस्टेंस कितना कवर किया है ट्रेन ये पूछ रहा है, तो जिसमें भी डिस्प्लेसमेंट आता है जिस इक्वेशन में मोशन के उसको आप लगा दो, तो v² = u² + 2as, ये इसमें s है तो ये हमको डिस्टेंस बता देगा। v की वैल्यू हमको पता है यहाँ से 25, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने, और ये u तो हमारा 0 है तो ये खत्म ही हो गया, और 2 × a अभी नहीं पता है, s भी नहीं पता है जो कि निकालना है हमको। ठीक है, s को हम डिस्टेंस मान ले रहे हैं। तो a कौन से खेत की मूली है, v = u + 80 तो हमको पता है ना, क्योंकि टाइम हमको गिवन है, और v हमको पता है 25 और u 0, और प्लस a × t हमको पता है 5 × 60, तो ये आपका आ गया a कितना आया 25/5 × 60 यानी 5×5 = 25, तो 5/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सेलरेशन हो गया। इस एक्सेलरेशन को अगर हम यहाँ पे रख दें तो ये 25 का स्क्वायर = 2 × एक्सेलरेशन हमारा हो गया 5/60 × d। तो अब यहाँ से डिस्टेंस अगर आप निकालोगे तो ये आप देखोगे ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, और 25 से हम 625 6 का जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 3375 मीटर आएगा। ठीक है, तो अब आप इसको 375 ऐसे कर लो, 3750, तो ये आप जब इसको लिखोगे सिंपली किलोमीटर में तो ये 3.75 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, सिंपली मोशन का इक्वेशन लगा देना था जो जो आपको पता है उसके हिसाब से। आगे है कि हाउ मेनी एटम्स विल देयर बी इन 1 मोल ऑफ कार्बन 12, तो कार्बन 12 के 1 मोल में कितने परमाणु होंगे। ये देखिए मैं आपको कई बार इसको ही बता चुका हूँ कि जब भी आपसे पूछे 1 मोल में कितने एटम या कितने मॉलिक्यूल, ठीक है, कितने परमाणु या कितने मॉलिक्यूल हैं, तो हमेशा आप जानो कि 1 मोल में चाहे वो कोई भी एटम हो, कोई भी आपका एलिमेंट हो, 6.022 × 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स या इतने एटम होते हैं। ठीक है, इतने एटम कह लो या फिर इतने मॉलिक्यूल्स कह लो, ठीक है, इतने ही होते हैं। जैसे आपका एक दर्जन में 12 केले हो गए, ठीक है, या फिर सेव, बनाना, मैंगो कुछ भी आप ले लो तो वो 12 ही होते हैं। ऐसे ही 1 मोल में ये फिक्स होता है, इतने ही तुम्हारे एटम होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो अब ये 1 मोल में पूछा है वो भी कार्बन 12 के, तो अब कार्बन 12 के 1 मोल में भी इतने ही एटम होंगे। सो सिंपली बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6.022 × 10⁻23। अब अगर ये पूछा होता कि कार्बन 12 के 0.5 मोल में कितने हैं, तो हम इसमें 0.5 का मल्टीप्लाई कर देते। पूछा होता कि 2 मोल में कितने एटम हैं, तो यहाँ पर आप 2 का गुणा कर दिए होते। 3 पूछता 3 मोल में कितने हैं, तो 3 का गुणा, तो जितने मोल पूछे उतने का गुणा। अब हो सकता है कि आपको मोल ही पूछ दे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, कुछ ग्राम दे दे कि 25 ग्राम कार्बन 12 में कितने मोल हैं, तो वो आप जानो कि नंबर ऑफ जो मोल्स होता है उसको कैसे निकाला जाता है। ये आपका होता है एटॉमिक वेट अपॉन एटॉमिक नंबर
एटॉमिक मास। वेट यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ ये आपका सिंपली उसका जो द्रव्यमान दिया गया है कि 25 ग्राम द्रव्यमान या फिर 25 ग्राम भार भी लिख सकता है, लेकिन अगर ग्राम में लिखा है तो आप जान जाओ वो मास है, ठीक है। तो ये वेट उसका आप ऊपर लिख दोगे जो 25 ग्राम दिया है, और नीचे कार्बन का जो एटॉमिक मास है यानी 12 लिख दोगे, तो ये नंबर ऑफ मोल हो जाएंगे, ठीक है। और ये जितना आएगा उसका इससे अगर गुणा कर दोगे तो उतने एटम्स आपके निकल जाएंगे। तो ये आप ध्यान देना कि एक मोल में इतने ही एटम होते हैं, चाहे वो कोई भी एलिमेंट हो, ठीक है। आगे है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड टू हियर अ क्लियर इको। तो इको जो आवाज लड़ करके वापस आती है, ठीक है, ऐसे गई, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, फिर वापस आ गई। तो ये पूछ रहा है यहाँ से जो जाने में टाइम लग रहा है और जो आने में टाइम लग रहा है, ठीक है, जो ओरिजिनल साउंड है और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उनके बीच का जो इंटरवल है वो कितना होना चाहिए जिससे आपको इको सुनाई दे। तो वो आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.1 होना चाहिए, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0.1 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0.1 सेकेंड के इक्वल होना चाहिए, तभी इको सुनाई देगा, अदरवाइज ये सुनाई नहीं देगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है कि इफ द फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर्स ऑफ डोबेराइनर ट्रायड आर फास्फोरस एंड एंटीमनी देन हु विल बी द सेकंड मेंबर ऑफ दिस द ट्रायड। तो देखिए, हालांकि डोबेराइनर ने जो 3 ट्रायड दिए थे उनको छोड़ करके ये पूछ रहा है, अगर हम मान ले कि फास्फोरस पहला एलिमेंट है उनका और तीसरा यानी फर्स्ट एंड थर्ड तीसरा आपका एंटीमनी है यानी एसबी, तो जो बीच वाला है सेकंड वाला वो कौन सा होगा। तो हमको पता है कि उनके ट्रायड्स में ये रूल था कि जो पहला एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास और जो दूसरा एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास का जो एवरेज है वही हमारा सेकंड वाला होगा। तो ये आपका एटॉमिक नंबर तो 15 होता है, एटॉमिक मास इसका 31 के करीब होता है, हालांकि 30.9 होता है बट मैं 31 मान रहा हूँ। और एंटीमनी का जो एटॉमिक मास होता है वो 121 के करीब होता है। जब इसका एवरेज हम निकालेंगे तो ये 121 और 31 ये मिलकर के आपके आ गए लगभग 152/2 जो कि है 76 के करीब है, ठीक है, 76 के करीब हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपका 76 एटॉमिक मास है वो किसी से भी मैच नहीं कर रहा था, इसी वजह से ये फेल भी हो गया था। लेकिन जो आर्सेनिक है यहाँ पर आर्सेनिक एस, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 74 होता है जो कि इसके करीब है, ठीक है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड एलिमेंट होगा वो आर्सेनिक हो सकता है। इस वजह से सी हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए, अगर अदरवाइज अगर ये 76 मैच ही कर जाता तब तो ये भी उनका एक ट्रायड हो जाता जो कि सफल हो जाता, लेकिन ये हर जगह सही नहीं हो रहा था। जैसे आपका था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसमें तो सही बैठ रहा था लेकिन इनमें सही नहीं बैठ पा रहा था, तो इसी वजह से वो 3 ही ट्रायड दे पाए थे, राइट। आर्सेनिक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड ऑफ कार्बन। तो इनमें से कौन सा कार्बन का एक यौगिक नहीं है। तो मार्बल भी कार्बन का कंपाउंड है, ये जो डोलोमाइट है ये भी, और चौक जो आप लिखते हो बोर्ड पर वो भी कार्बन का कंपाउंड है। बट जो डायमंड है ये तो प्योर फॉर्म है, ठीक है, जो भी मैंने बताया आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म है ये कार्बन का, ये एलोट्रॉप है, प्योर एलोट्रॉप है। डी हमारा करेक्ट आंसर है जो कि इसका कंपाउंड नहीं है बल्कि इसका प्योर फॉर्म है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। आगे है कि व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ फंगी मेड ऑफ। तो जो फंगी होते हैं जिसको फंजाई या फिर कह लेते हो आप, तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किससे बनी होती है, काइटिन से। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट है। बाकी अगर हम बात करें, ये जो आपको दिख रहे हैं हेमिसेलुलोज या फिर सेलुलोज या लिग्निन, ये आपके हैं प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं ना, प्लांट के सेल वॉल वो बने होते हैं हेमिसेलुलोज या फिर सेलुलोज या फिर लिग्निन से। मेनली अगर हम बात करें तो ये सेलुलोज से बने होते हैं, ठीक है, ये ज्यादा मात्रा में होता है। बाकी लिग्निन मैंने आपको बताया हुआ है, ये पौधों को हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं, कठोरता, ये सीमेंट की तरह काम करते हैं। जैसे सीमेंट दीवार को कठोरता प्रदान करता है, मजबूत बनाता है, वैसे ही लिग्निन, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है जो कि पूछ रहा है फंगी का सेल वॉल किससे बना होता है। आगे है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पॉइंट एट विच क्रोमेटिड्स आर अटैच्ड इन द क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये आपको दिख रहा है ना, ये आपका क्या है, क्रोमेटिड है, ये दोनों के दोनों ये एक दूसरे के सिंपली रेप्लिका हैं, ठीक है। अब ये जब जुड़ेंगे तो जब ये जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो जिस पॉइंट पे ये जुड़ते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रोमियर, ठीक है, सेंट्रोमियर। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट, सेंट्रोमियर कहते हैं जिस पॉइंट पर ये जुड़ते हैं। आगे है कि व्हाट इज द फर्स्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो बताइए आप एक बार पॉज करके, ये फर्स्ट मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है, पहला धातु तत्व आधुनिक आवर्त सारणी का। तो ये तो आपको पता है, हाइड्रोजन, हीलियम, फिर आपका क्या आ जाता है, लिथियम। तो ये आपका क्या है, एक मेटल है। सो सिंपली बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा।
आगे है कि द fetus receives nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue। तो बताइए यहाँ पर जो भ्रूण होता है एक विशेष ऊतक की सहायता से माँ के रक्त से पोषण पोषण प्राप्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं प्लेसेंटा, ठीक है, हिंदी में कहते हैं गर्भनाल। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इतना पार्ट, ये प्लेसेंटा वाला पार्ट होता है गर्भाशय में, और यहीं से जो बच्चे होते हैं माँ के शरीर से जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन भी होकर के जा रही है, या फिर इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिशंस हैं, जो भी नेसेसरी चीज़ है बच्चे को मिलना चाहिए, वो यहाँ से यहाँ पे स्टोर होती है। और यहाँ से ये आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं एम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है, जिसको हम नाल कहते हैं। यही जब बच्चा पैदा होता है तो कट किया जाता है ना, तो इसी के थ्रू ये होकर के जाता है जितना भी न्यूट्रिशंस है या फिर जो भी नेसेसरी चीजें हैं। तो इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे है, इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स 256 टाइम्स इट्स इनिशियल वैल्यू देन द न्यू लीनियर मोमेंटम विल बी। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी होती है ये आपका 1/2 mv² ये होता है। बाकी यहाँ पर हमसे मोमेंटम की बात कर रहा है, लीनियर मोमेंटम की। तो मोमेंटम आपका क्या होता है? mv। अब देखिए यहाँ पर mv आपको दिख रहा है, तो अगर इनमें रिलेशन आपको पता हो, सिंपली हम लोग क्या बार बार वैल्यू रख के चेक करेंगे, हम सीधे यहाँ पर रिलेशन बना लेते हैं। ये mv और v को अलग कर दीजिए, तो ये आपका हो गया लीनियर मोमेंटम। लेकिन ये फिर भी एक v रह जा रहा है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर m को मल्टीप्लाई करके m को डिवाइड कर ले रहा हूँ। कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये कट ही जाएगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंपली काइनेटिक एनर्जी को 1/2, ये mv हमारा p है यानी कि मोमेंटम, और ये भी ऊपर का जो mv है वो p हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो ऊपर का mv है, और नीचे हमारा बचा m। तो अब आप देख सकते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारा 1/2 p², ये m है, p²/m ये आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ द लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा है अगर काइनेटिक एनर्जी 256 टाइम्स हो जा रहा है तो p² ये प्रोपोर्शनल है आपका जो काइनेटिक एनर्जी है। तो आप देख लो ये आपका 256 टाइम हो रहा है, तो ये तो स्क्वायर में है ना, तो इसको 60 टाइम्स होना पड़ेगा, 16, क्योंकि 16 का स्क्वायर करोगे तभी तो ये 256 होगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो लीनियर मोमेंटम होगा वो 16 टाइम्स हो जाएगा इसके इनिशियल वैल्यू के। आगे है कि व्हाट इज द रीजन व्हाई अ लेमन केप्ट इन ग्लास फिल्ड विथ वाटर अपीयर्स लार्जर देन इट्स एक्चुअल साइज व्हेन सीन फ्रॉम द साइड ऑफ द ग्लास। तो क्या कारण है कि जब नींबू को एक ग्लास में रखा जाता है तो ग्लास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से यह बड़ा प्रतीत होता है? तो ये रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, डी ऑप्शन, यानी प्रकाश का अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अब देखिए आपको कुछ और जो फेमस एग्जांपल है वो याद रखना चाहिए। जैसे किसी बर्तन में जो ट्रांसपेरेंट हो उसमें अगर आप सिक्का क्वाइन रखते हो तो ये अपने तली से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ये भी होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। और अगर इसी में आप एक पेंसिल को डुबोते हो, ठीक है, तो वो जो पेंसिल है अगर आप उसको ऐसे सीधे डुबा करके रखते हो तो वो आपको थोड़ा तिरछा झुका हुआ प्रतीत होता है, ठीक है, तिरछा दिखाई देता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। और आकाश का रंग नीला किसकी वजह से दिखाई देता है? तो वो इस ऑप्शन में नहीं है, वो स्कैटरिंग की वजह से, ठीक है, स्कैटरिंग यानी प्रकीर्णन हिंदी में कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये भी फेमस एग्जांपल है। तो ऐसे काफ़ी सारे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सारे आप एक बार जरूर देखना अच्छे से, क्योंकि इन पे काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। फिलहाल में डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग काजेज डैमेज टू ऑल थिंग्स मेड ऑफ आयरन एंड मेटल्स। तो किसके कारण वस्तुओं का नुकसान होता है जो धातुओं से या फिर लोहे से बनी होती हैं? तो सिंपल सी बात है, रस्ट, ए यानी कि जंग हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, रस्ट। आगे है द एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड। तो ये तो सिंपल सा डेफिनेशन है किसका? पोटेंशियल एनर्जी का, कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, यानी बांध में जो रुका पानी है इसका जो पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इसकी पोटेंशियल एनर्जी को बताता है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, ये एक सिंबल दिया गया है, पूछ रहा है द गिवन सिंबल स्टैंड्स फॉर ए या फिर एन इन द सर्किट। ये आपका होगा, ये सिंबल जो है एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक इलेक्ट्रिक बल्ब का है, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बैटरी का सिंबल तो सभी लोग जानते ही है, प्लस माइनस ऐसे कर दो बैटरी बन गया। और प्लग की का सिंबल जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है, यानी ये आपका ओपन है, अगर आप इसमें ऐसे पॉइंट दे दिए तो ये आपका क्लोज हो गया, ठीक है,
क्लोज, ये ओपन, और वहीं पर रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस आपका बचता है तो सबको ही जानता है, ये तो इंडक्टर होता तो ऐसे होता। तो ये सिंपल सी चीज है। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं जिनके पीछे जो सफिक्स है, इनको सफिक्स बोलते हैं, ये एन 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 है, और ये प्रफिक्स है ब्यूट प्रोप पेंट। तो जो सफिक्स एन 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 है सारे के सारे ये क्या है आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, यानी ये एल्केन है, एल्केन। और बाकी जो एल्कीन होते हैं, एल्कीन ई यानी ई, और जो एल्काइन होते हैं वाई एन ई, ये आपके क्या होते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा, जबकि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। तो जिनके बीच सिंगल बॉन्ड होगा वो आपके सैचुरेटेड होंगे, ठीक है, सैचुरेटेड। और जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले होंगे वो क्या होंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो इथाइन है ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये आपका होता है C2H2, ठीक है, ये आपका अनसैचुरेटेड है, बाकी सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आगे है व्हाट इज द रीजन फॉर प्लाज्मा फॉर्मेशन इन स्टार्स। तो ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि ये मुझे नहीं आता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि आप कमेंट में तो कुछ लिखते नहीं हो, ना ही आप लाइक करते हो, ठीक है। तो वैसे ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक ही कर दिया करो, बट कुछ ना कुछ किया करो। जैसे होता है ना कि द्रोणाचार्य कहते हैं कि अपना अंगूठा दे दो, तो आप लोग भी अपना अंगूठा यार काट के दे दिया करो, वो जो लाइक वाला बटन होता है उस पर। ठीक है, चलिए फिर यहीं तक करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।